हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग एक मज़ेदार खेल की तरह ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे। और मज़ेदार की तरह क्या होगी, तो आज हम लोग इस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से कुछ चीज़ें सीखने वाले हैं। क्या चीज़ सीखने वाले हैं? तो आज हम लोग सीखेंगे कि बिजली कैसे बिना छुए चीज़ों पर असर डाल सकती है। मतलब बिजली का बिना किसी टच कराए, बिना किसी को टच कराए किसी पर असर डाल सकती है। यानी दो छड़ अलग अलग रहते हुए भी पहला छड़ दूसरे छड़ पर कैसे असर डाल सकती है। तो बिजली कैसे बिना छुए चीजों पर असर डाल सकती है, यानी प्रेरण द्वारा आवेशित करना। तो इस ऑब्जेक्टिव के मजेदार खेल में आज हम लोग खेलने वाले हैं प्रेरण द्वारा आवेशित करना, यानी बिना टच कराए किसी को आवेशित करना। दूसरा, चालक एवं विद्युत रोधी, मतलब किन किन से आवेश चल सकते हैं और किन किन से आवेश नहीं चल सकते। तो आज हम लोग एक मजेदार खेल खेलते हैं। आपके सामने होंगे छोटे छोटे सवाल जिनमें मिलेंगे 4 विकल्प। साथ ही साथ हर सवाल को आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आपको कहानी बता देते हैं। कहानी जो चलने वाली है, पहले प्रेरण की चलने वाली है। तो प्रेरण की कहानी क्या है? विधि से आवेशित करने के बारे में समझेंगे। किसी पृथक किए हुए गोले पर विचार करें। इस गोले पर शुद्ध वैद्युत आवेश 0 है। रोएदार वस्त्र के साथ प्लास्टिक के छड़ को रगड़कर इस गोले के निकट लाया जाता है। छड़ पर ऋणावेश है। प्रतिकर्षण के परिणाम स्वरूप गोले पर मौजूद मुक्त ऋणावेश गोले के उस भाग पर चला जाता है जो छड़ से दूर होता है। जब गोले को किसी चालक छड़ के माध्यम से पृथ्वी से जोड़ा जाता है तो गोले पर मौजूद इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में संचालित हो जाते हैं। गोले का संपर्क पृथ्वी से हटा देने के बावजूद गोले में धनात्मक आवेश रह जाता है। जब प्लास्टिक के छड़ को गोले से दूर हटा दिया जाता है तो धनात्मक आवेश गोले के पूरे सतह पर फैल जाता है। इस प्रकार किसी पिंड को किसी दूसरे आवेशित पदार्थ के वास्तविक संपर्क में लाए बिना आवेशित किया जा सकता है। इसी परिघटना को वैद्युत आवेश का प्रेरण कहते हैं। चीजों से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव है, मजेदार ऑब्जेक्टिव है। आप लोग देखते रहिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। आप लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पा रहे हैं। आंसर दीजिएगा जरूर। आंसर देखिए, पहला क्वेश्चन, धातु का गोला बिना छुए, मतलब धातु का गोला है, इसको बिना छुए किसी विधि से आवेशित किया जा सकता है। बिना छुए आवेशित करना है, बिना टच कराए आवेशित करना है। तो बिना टच कराए आवेशित करने की जो विधि है उस विधि को कहते हैं प्रेरण विधि। उस विधि को कौन सा विधि कहते हैं बाबू? प्रेरण विधि कहते हैं। बिना टच के आवेशित हो जाना कौन सा है? प्रेरण। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रेरण में गोले के पास के सिरे पर कौन सा आवेश होगा? छड़ी पे जो आवेश होगा गोले के पास के सिरे पर उसका विपरीत आवेश होगा। यही तो हम लोग सीखे हैं ना कि छड़ी पर प्लस तो गोला के विपरीत सतह पर, गोला पर छड़ी पर प्लस तो गोला पर माइनस, छड़ी पर माइनस तो गोला पर प्लस, और उसके सतह पर क्या होने वाला है? तो वही कहा कि प्रेरण में गोले के पास के सिरे पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? तो विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। छड़ी पर प्लस तो गोला के पास जहां छड़ी लेकर जाते हैं तो उस पर क्या बन जाएगा? माइनस। अगर छड़ी पर माइनस तो इस पर क्या बन जाएगा? प्लस। हालांकि गोले का यह बाहरी सतह ऐसे, अगर एक सतह इसको पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो इधर अगर माइनस माइनस है तो प्लस वाला कहां चला जाएगा? पृथ्वी के अंदर। तो प्रेरण में आप पढ़े भी हैं। अगला, प्रेरण की प्रक्रिया में यदि गोले को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? प्रेरण की प्रक्रिया में यदि गोले को पृथ्वी से जोड़िएगा तो क्या होगा? बताइए, आंसर बताइए। आवेश नष्ट हो जाएंगे, गोला तटस्थ रह जाएंगे, गोला अस्थायी रूप से आवेशित हो जाएगा। हाँ, इसका आंसर होगा गोला अस्थायी रूप से आवेशित हो जाते हैं। क्यों अस्थायी रूप से हो जाते हैं बाबू? क्योंकि गोला पर दोनों चार्ज था, प्लस चार्ज भी था और माइनस चार्ज भी था, पर छड़ी के कारण से इधर प्लस बना तो माइनस वाले को अगर पृथ्वी से जोड़ देते हैं या प्लस वाले को पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो इस पर एक ही चार्ज बच पाएगा। वह कौन सा चार्ज होगा? तो कोई पूछे कि प्रेरण की प्रक्रिया में गोले के पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? गोला अस्थायी रूप से आवेशित हो जाता है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, प्रेरण द्वारा आवेशित करने में छड़ किसे खो देती है? याद रखिएगा, गोला में बदलाव आएगा, छड़ में कोई बदलाव नहीं आता है, क्योंकि छड़ पहले से आवेशित है, क्योंकि उसको जब तक टच नहीं कराएंगे तब तक उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। यानी छड़ किसे खो देती है? अपने आवेश को नहीं, द्रव्यमान को नहीं, ताप को नहीं, वह अपनी स्थिति को बनी रहती है। वो अपनी स्थिति में क्या रहती है? बनी रहती है, किसी को खोती नहीं है। अगला, गोले के सतह पर आवेश किस प्रकार फैल जाती है? गोले के सतह पर, पूरे गोले पर समान रूप से फैल जाती है। किस रूप से फैल जाती है? एक समान रूप से। इस खेल में, गोला और छड़ी के खेल में, छड़ी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गोला के विपरीत सतह पर, यानी छड़ी के पास वाले सतह जो गोला है उस पर प्लस या माइनस आ जाता है, पृथ्वी पर चल जाता है। जो भी बदलाव होगा गोला में होगा, छड़ी में होने वाला नहीं है। और फैलाव भी होगा तो पूरा गोले में समान रूप से होगा। तो पूरे गोले में क्या होगा? समान रूप से होगा। अगला, प्रेरण विधि में धातु के गोले को पहले किससे जोड़ा जाता है? तो धातु के गोले को पहले किससे जोड़ा जाता है? बैटरी से, पृथ्वी से, चालक से या धारा स्रोत से? तो कहेंगे प्रेरण विधि में धातु के गोले को पृथ्वी से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? पृथ्वी से जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रेरण द्वारा आवेशित करने में छड़ और गोले एक दूसरे को छूते हैं? ल, प्रेरण कह रहा है और छूने की बात कह रहा है। सर छूता तो नहीं है, टकरा जाता है, टकराएगा भी तब पर भी छुएगा, रगड़ा जाएगा तब पर भी छुएगा। तो केवल क्या होगा? दूर रखे जाते हैं, उसको टच कराया जाता नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल दूर रखे जाते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या है? प्रेरण की प्रक्रिया के बाद छड़, जब प्रेरण हो गया, छड़ से आवेशित हो गया गोला, तो क्या हो जाता है? प्रेरण की प्रक्रिया के बाद छड़ क्या हो जाता है? कह रहा है कि प्रेरण के बाद छड़ क्या हो जाता है? आवेशित रहित हो जाता है? नहीं, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आवेश खो देता है? नहीं। चालक बन जाता है? नहीं। तटस्थ रहता है, मतलब जैसा का तैसा रहता है, उस पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। अगला 9वां क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि आप लोग कमेंट में जरूर आंसर करिएगा कि कितना आप लोगों का सही हो रहा है। प्रेरण में आवेश किसे स्थानांतरित होते हैं? अब प्रेरण एक विधि है आवेशन का, जिसमें किसका हस्तांतरण होगा? इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक में होते हैं, तो इनकी संभावना नहीं है। जो भी हिल डुल होने वाली वो किसका है? इलेक्ट्रॉन का। तो प्रेरण में आवेश किसके हस्तांतरण से होता है? इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से होता है। और प्रेरण से यह लास्ट क्वेश्चन है कि प्रेरण विधि में गोले में उत्पन्न आवेश कौन है? प्रेरण विधि में गोले पर उत्पन्न आवेश कौन सा है? तो गोले पर जो उत्पन्न आवेश होता है छड़ के समान नहीं होता है, छड़ के विपरीत होता है। छड़ पर प्लस तो उस पर माइनस। तो उम्मीद है कि प्रेरण के यह सारे 10 के 10 क्वेश्चन जो हैं आपके बन गए होंगे। तो आप लोग देखेंगे, बताएंगे, आंसर भी करेंगे कितना इसमें सही। चालक और विद्युत रोधक। उद्देश्य समझना कि चालक और विद्युत रोधक किस प्रकार भिन्न होते हैं। हम जानते हैं कि कुछ निश्चित पदार्थों जैसे कि अधिकांश धातुओं से होकर धारा सरलता से प्रवाहित हो सकती है, ऐसे पदार्थ चालक कहलाते हैं। जिन पदार्थों से होकर धारा प्रवाहित नहीं हो सकती वे विद्युत रोधक कहलाते हैं। लेकिन कौन सा गुण किसी पदार्थ को चालक या विद्युत रोधक बनाता है? पहले एक धात्विक पदार्थ जैसे कि तांबे पर विचार करें। इसमें अनेक परमाणु होते हैं जो नाभिक के परितः घूमते इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक से न्यूनतम आकर्षण का अनुभव करता है। हम कह सकते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन परमाणु में शिथिलता से आबद्ध होता है और परमाणु से पलायन कर चालक में स्वतंत्र गति करने की प्रवृत्ति रखता है। पदार्थ में बड़ी संख्या में 10 की घात 29 इलेक्ट्रॉन प्रति घन मीटर की कोटि के ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उनकी गति किसी भी संभावित दिशा में अनियत होती है। अतः इलेक्ट्रॉनों का कोई नेट प्रवाह नहीं होता और पदार्थ वैद्युतिक उदासीन बना रहता है। यदि पदार्थ के सिरों पर विभवांतर प्रयुक्त किया जाता है तो सभी
मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दिशा विशेष में प्रवाहित होने लगते हैं और इस तरह धारा का प्रवाह निर्मित करते हैं। अतएव जिन पदार्थों में बहुत बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो विभवांतर प्रयोग किए जाने पर विशेष दिशा में प्रवाहित हो सकते हैं, वे सुचालक या केवल चालक कहलाते हैं। लगभग सभी विद्युत अपघट्य और समस्त धातुएं विद्युत के सुचालक होते हैं। यही कारण है कि हमारे घरों में बिजली के सभी तार सदैव तांबे या एल्यूमिनियम जैसी धातुओं के बनाए जाते हैं। दूसरे प्लास्टिक जैसे पदार्थ के उदाहरण में आणविक संरचना में कदाचित ही कोई गतिमान मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। अतः विभवांतर प्रयुक्त करने के बाद भी पदार्थ से होकर धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। कांच जैसे पदार्थों में भी ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, जो 10 की घात 10 इलेक्ट्रॉन प्रति घन मीटर की कोटि के होते हैं। विभवांतर प्रयुक्त किए जाने के बाद भी ये पदार्थ विद्युत धारा का चालन नहीं करते। ऐसे पदार्थ कुचालक या विद्युत रोधक कहलाते हैं। ये पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या तो पूरी तरह अनुपस्थित होते हैं या इनकी संख्या बहुत ही कम होती है। इन पर विभवांतर का प्रयोग किए जाने पर भी इनसे होकर विद्युत धारा का चालन नहीं हो पाता। ऐसे पदार्थ विद्युत रोधक कहलाते हैं। वायु, रबर, कांच, प्लास्टिक आदि अवरोधकों के उदाहरण हैं। परिपथ में विद्युत रोधित किए जाने वाले तारों और प्लगों आदि भागों के आवरण प्लास्टिक या रबर के बनाए जाते हैं। इस तरह से हमने देखा कि यदि किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिक संख्या हो तो उसे सुचालक माना जा सकता है, जबकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति वाले पदार्थ कुचालक या विद्युत रोधक होते हैं। सुचालकों और कुचालकों के बीच एक अन्य महत्वपूर्ण समूह होता है जो अर्धचालकों का होता है। देखिए अगला हम चालक का पढ़ेंगे। तांबा किस प्रकार का पदार्थ है? आपको पता है तांबा धातु है। धातु विद्युत का क्या होता है? चालक होता है। तो तांबा किस प्रकार का है? तो चालक है। कांच किस प्रकार का पदार्थ है? आप लोग बताइएगा। कांच से क्या विद्युत का धारा प्रवाह होता है? तो विद्युत का धारा प्रवाह नहीं होता, इसलिए चालक नहीं है। सुपर चालक भी नहीं है, तो क्या है? विद्युत रोधी का काम करता है। तो कोई पूछे कांच किस प्रकार का पदार्थ है? तो विद्युत रोधी का। अगला, विद्युत रोधी पदार्थ की विशेषता क्या है? विद्युत रोधी पदार्थ की विशेषता क्या है? इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं? नहीं। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते तो ये तो चालक होते। विद्युत में आसानी से प्रवाहित होता है, विद्युत आसानी से प्रवाहित होता है तो चालक की कंडीशन है। विद्युत का प्रवाह में उच्च प्रतिरोध होता है, यह आवेशित नहीं हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा बताइए आप लोग। दो ऑप्शंस तो हम लोग काट चुके हैं कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक होता है, इसमें आसानी से प्रवाहित नहीं होता है। तो आप लोग इसका बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से बताइए। दो ऑप्शंस हम लोगों ने काट लिया है, तीसरा ऑप्शन आपके पास है। तीसरा ऑप्शन बताना है, जल्दी से बताइए, जल्दी से। तो कहेंगे कि इनमें क्योंकि विद्युत रोधी पदार्थ है तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह यह आवेशित नहीं हो सकते हैं। ये भी आवेशित हो सकते हैं, पर यह विद्युत की धारा का प्रवाह, या इसको कह सकते हैं विद्युत प्रवाह उच्च प्रतिरोध लगते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह क्या लगते हैं? उच्च लगते हैं। अगला 15वां क्वेश्चन, मानव शरीर किस श्रेणी में आता है? आप खुद बताएंगे इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में 14 नंबर का बताइए, बताएंगे जरूर। 13 का आंसर और 14 का आंसर। 14 का बताइए, मानव शरीर किस श्रेणी में आता है? मानव शरीर किस श्रेणी में आता है? इसका आंसर आप लोग खुद करेंगे कमेंट बॉक्स में कि मानव श्रेणी को क्या कहते हैं। मानव श्रेणी चालक करके काम करता है, अचालक का काम करता है, विद्युत रोधी का काम करता है, या सुपर चालक का काम करता है। बस इतना हिंट बता देते हैं कि हमारे शरीर में पानी और लौण पाए जाते हैं, यानी सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन पाए जाते हैं। या धारा का प्रवाह होता है, जल होता है। तो धारा का प्रवाह होता है या नहीं होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। तो 14 का आंसर जरूर बताएंगे। जब कोई आवेश चालक पर रखा जाता है तो क्या होता है? जब कोई आवेश चालक पर रखा जाएगा, जब चालक पर रखिएगा तो पूरे सतह पर फैल जाएगा। जब कोई आवेश चालक पर रखा जाता है तो पूरे सतह पर समान रूप से क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। अगले क्वेश्चन,
जिन पदार्थों में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर पा ही जाएंगे बड़ी संख्या में तो क्या कहलाएगा? अर्धचालक, चालक, विद्युत रोधी की सुपर चालक। अर्धचालक में थोड़ा थोड़ा, विद्युत रोधी में साफा नहीं। तो इसमें बड़ी संख्या में जब पाया जा रहा है, तो बड़ी संख्या में जब पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक। मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक है या लकड़ी किस प्रकार का पदार्थ है? लकड़ी चालक है, विद्युत रोधी है कि सुपर चालक है? तो लकड़ी चालक नहीं है, क्या है? विद्युत रोधी है। क्या है? विद्युत रोधी है। सूखा लकड़ी विद्युत रोधी है, जबकि गीला लकड़ी थोड़ा सा चालक का काम करता है। और चालक का काम करने के पीछे रीजन होता है गीला लकड़ी में पानी का प्रवाह, इसलिए लकड़ी ऐसे विद्युत रोधी है। अगला, विद्युत रोधी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गति बहुत आसान होती है, अत्यधिक कठिन होती है, असंभव होती है, स्फुरित होती है। देखिए, जो विद्युत रोधी होता है, जो विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं उनमें बहुत आसानी से तो धारा का प्रवाह नहीं होता है, असंभव भी नहीं कर सकते। कभी कभी विद्युत रोधी जो है विद्युत जैसा भी काम करने लगता है, स्वतः अपविद्युत भी नहीं कर सकते हैं। वो अत्यधिक कठिन होते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है अत्यधिक कठिनता से चलती है, इसलिए तो कहेंगे अत्यधिक कठिनता से चलती है। 19वां क्वेश्चन, रबर किस श्रेणी में आता है? अब बताइए इसका आंसर। रबर किसके श्रेणी में आता है? इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। चालक है, विद्युत रोधी है या सुपर चालक है? क्या इनका आंसर होना चाहिए कमेंट बॉक्स में, नहीं बताएंगे। रबर किस श्रेणी में आता है? चालक है, कुचालक है? आप देखे होंगे तार का जो ऊपरी जो कवर होता है वो रबर या प्लास्टिक का बना होता है, तो किसका काम करता है आप लोग बताइएगा। 20, जब चालक के पर अतिरिक्त आवेश रखा जाता है तो वह भीतर भर जाता है, सतह पर फैल जाता है, नष्ट हो जाता है। देखिए, कोई भी आवेश सतह पर फैल जाता है, ये गाउस के नियम से पढ़ने वाले। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, हम लोग अगले वीडियो का वेट करेंगे। तो अगले वीडियो हम लोग देखेंगे इसके आगे का टॉपिक। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और एक दूसरे को भी बताएं भी, और जो भी दिक्कतें लग रही हैं, जो भी सुधार की आवश्यकता है, सुझाव भी दें। तो हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए। और जो जो क्वेश्चंस का बोले हैं कमेंट करने का, जरूर कमेंट करिए।